प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और आप क्लास 9th 10th 11th 12th या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी, तो आपके लिए ये जो बुक है एस क्रोटॉव काफ़ी इंटरेस्ट बना सकती है आपका फिजिक्स में, और इसकी जो प्रॉब्लम है फिजिक्स की वो एकदम आपके एप्टीट्यूड को तैयार करती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पहले 5 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, इस बुक के, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझेंगे। और जब भी कोई क्वेश्चन, जैसे हम पहला क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके अपने तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और फिर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आगे वीडियो को देखें और फिर कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, आप बताएं कि आपका आंसर क्या था, ताकि अगर आप इसे सही से यूज़ कर रहे हैं इन वीडियोज़ को तो मुझे पता रहेगा कि आप कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं वो अगली वीडियोज़ में, अगर आपको ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो अगली वीडियोज़ में मैं उन चीज़ों को क्लियर करूँ, आप समझ सकूँ कि आपकी वीकनेस क्या है। तो कमेंट बॉक्स का जरूर यूज़ करें और देखते हैं जैसे कैसा आपका रिस्पॉन्स आता है। जैसा आपका रिस्पॉन्स आता जाएगा मैं ऐसे ही इसे सोल्व करता रहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कई बार पूछा है, कुछ बच्चों ने, कि सर हमें क्रोटॉव की प्रॉब्लम करनी है, सॉल्व करनी है, तो यूट्यूब पे आप डाल दो। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं बिना डिले करें। पहला सवाल है, अ बॉडी विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी मूव्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम अ हाइट h एंड देन असेंड अलोंग द सेम प्लेन विद एन इनिशियल वेलोसिटी सच दैट इट स्टॉप एट सेम हाइट h, इन विच केस इज द टाइम ऑफ मोशन लॉन्गर। मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और उस पर हमने ये एंगल थीटा है, h हाइट है, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और ये यहाँ तक आ रहा है किसी टाइम t1 में, मान लो, ठीक है। दूसरे केस में हमने यहाँ इसको, इस इंक्लाइंड प्लेन पे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है किसी स्पीड से, ताकि वहीं तक जाके रुके जहाँ तक ये, जहाँ से पहले गिराया था, सेम हाइट में। तो इन दोनों में अगर मान लो इसमें टाइम t1 है और इसमें t2 है, तो कौन सा टाइम छोटा है और कौन सा बड़ा है ये बताना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर करेगा, ठीक। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है, इसका मतलब ये रफ सरफेस ही माना जाना चाहिए। अगर ये स्मूथ होता तो टाइम सेम होता है, हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलेरेशन, असेंडिंग और डिसेंडिंग का टाइम सेम होता है अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी जाए, ठीक। जैसे मैं एक पत्थर को ऊपर फेंक दूँ तो जितनी देर में ऊपर जाता है उतनी देर में नीचे आता है, टाइम ऑफ असेंडिंग इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, क्योंकि लगातार जी एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो दोनों जर्नी में डिस्टेंस इक्वल है, तो टाइम भी इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन वहाँ पे भी एयर डिस्टेंस जब दे देते हैं तब सवाल बन जाता है बढ़िया, उसी का दूसरा रूप ये सवाल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसका एक्सेलेरेशन एक होगा जी साइन थीटा, ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से एक रिटार्डेशन लगेगा जो पीछे की तरफ लगेगा, मैं उसे ए कह देता हूँ। वैसे तो ए कितना होता है, म्यू जी कॉस थीटा। जो बच्चे 9th क्लास वाले हैं वो ज़्यादा टेंशन वाले, हम ये देख रहे हैं कि फ्रिक्शन भी तो रोकने की कोशिश करेगा ना, तो उसकी वजह से एक रिटार्डेशन बनेगा, ठीक है। तो अब ये कितने एक्सेलेरेशन से आ रहा है नीचे, तो मैं इसे A1 मान लेता हूँ कि ये A1 एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक ये पहुँचा, लिखा है ऐसा, यहाँ तक आ गया टाइम t1 में, ठीक है। मैं इस डिस्टेंस को भी L मान लेता हूँ, और ये जो जी साइन थीटा है इसको जी डैश मान लेता हूँ। कम से कम वेरिएबल में सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी बनाएंगे क्वेश्चन को। तो मान लो ये डिस्टेंस L है, तो इस केस में भी L ही होगी, है ना, ऐसे। तो L डिस्टेंस है और ये यहाँ तक आ रहा है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएं जिसमें टाइम रिलेट कर सकें हम न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम एक्सेलेरेशन लिख लेते हैं, A1 कितना होगा। तो ये जो एक्सेलेरेशन है, मैंने ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलेरेशन है मैंने उसको जी डैश मान लिया माइनस ए, ठीक है। तो जी डैश माइनस ए एक्सेलेरेशन है यहाँ, ठीक। अब देखो बच्चों, L इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओह भैया, ये इंसेक्ट ने हमारा क्वेश्चन खराब कर दिया, एक मिनट, इसको यहाँ लेके आते हैं। देखो, L इक्वल टू यू टी प्लस हाफ A1 टी स्क्वायर, इसको यहाँ से रिलीज किया था रेस्ट से, तो ये हो गया 0। L हम मान लेते हैं कुछ हाफ, A1 की जगह जी डैश माइनस ए, और टाइम लगेगा t1 स्क्वायर, मतलब हमने टाइम t1 मान लिया, तो यहाँ से t1 कितना आ जाएगा, 2L अपॉन जी डैश माइनस ए, ठीक है। ये टाइम आ गया कि एक ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से इस रफ सरफेस पे हम स्लाइड कर रहे हैं तो यहाँ तक आने में इतना टाइम लगेगा। यही इक्वेशन क्यों यूज़ करी आप ये थोड़ा सोचिए, क्योंकि यहाँ स्पीड वगैरह के बारे में हमें नहीं सोचना था, ठीक। अब जब ये इस केस में, पहले केस में टाइम आ गया, ठीक। अब जब ये इधर जा रहा होगा तो यहाँ बच्चों जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ध्यान से समझो, एक तो जी पीछे की तरफ होगा, जी डैश, जिसको हम जी साइन थीटा बोलते हैं ना। अब फ्रिक्शन जो होगा वो अपोज करेगा ना आगे जाने का, वो भी इसी तरफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो फ्रिक्शन है
और ग्रेविटी दोनों मोशन का अपोज कर रहे हैं, तो दोनों एक डायरेक्शन में ऐड हो गए। तो भैया a2 a प्लस जी डैश ऐसे लिख सकते हैं। a2 कितना हो जाएगा, a प्लस जी डैश। ठीक, अब पहले ये समझ लेते हैं कि अगर इसे स्पीड u से फेंका जाए तो ये कितनी देर में यहां जाएगा। ठीक है, या इसका हम इनिशियल स्पीड पता कर लेते हैं, ये l है। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन लगा लेते हैं हम, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये तो इक्वेशन होती है। तो फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगी वहाँ, यू स्क्वायर और भैया 2a, इसको a2 लिखेंगे हम, है ना, तो a2 और कितना होगा ये a प्लस जी डैश एक्स। एक्स आपको पता है l है। ठीक है, तो हमने l लिख लिया। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई बच्चों √2a प्लस जी प्लस ए डैश इंटू एल, ऐसे लिख लिया। ये स्पीड आएगी जिससे इसको यहाँ फेंकेंगे। ठीक है, इतने से फेंका जाएगा। अब ये l डिस्टेंस है, क्योंकि हाइट सेम है, थीटा सेम है, तो इसका मतलब l भी सेम होगा, आइडेंटिकल, सेम केस है ना, दोनों प्लेन सेम है। अब तुम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इक्वल टू यू माइनस जी, u प्लस ए टी लिखेंगे हम, और यहाँ पे v हो जाएगा 0, u आपका यही है, a की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस g प्लस ए डैश इंटू T2, ये टाइम T2 होगा इस केस का। ठीक है, समझ आई बात। अब यहाँ से T2 कितना आएगा, u अपॉन जी प्लस ए डैश। ठीक है, अब भैया u की वैल्यू ये देखो कितनी है, u की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये 2g प्लस ए डैश एल और भैया g प्लस ए डैश। ठीक है, कितना आएगा ये, देखो बच्चों, रूट से ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये बनेगा, देखो 2l अपॉन जी प्लस ए डैश, T2 की वैल्यू आई, ये T2 है और भैया ये T1 है। देखो फाइनल वैल्यू देखो 2l अपॉन जी माइनस ए और ये g प्लस ए डैश। ठीक है, इसका मतलब तुम कंपेयर कर सकते हो सीधे सीधे, ये यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका यहाँ स्लाइड करने का, नीचे आने का टाइम इस केस में ज़्यादा है, इस मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग टाइम ज़्यादा है, असेंडिंग टाइम कम है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो गई तो ये वैल्यू घट गई, तो इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये सवाल आपको मिला। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ इस क्वेश्चन को कराने के बाद, कि एयर रेजिस्टेंस है और कांस्टेंट है, एक स्टोन को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, वो ऊपर गया और फिर वापस आया एयर रेजिस्टेंस के केस में, तो टाइम ऑफ असेंडिंग ज़्यादा होगा या टाइम ऑफ डिसेंडिंग, कौन से केस में। अगर एक पत्थर को ऊपर फेंका जाए, देखो हमें पता है अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो टाइम सेम लगता है, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस हो जाए तो उस केस में टाइम कौन सा ज़्यादा होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग टाइम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो इसका। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। At a distance L equal to 400 meter from the traffic light, brakes are applied to a locomotive moving at a velocity v equal to 54 km per hour. Determine the position of a locomotive relative to the traffic light 1 minute after the application of brakes if its acceleration is a equal to minus 0.3 meter per second square. इसका मतलब ये रिटार्डेशन है ना। अब सवाल यहाँ ही बनता है, पहले आप इस क्वेश्चन को करो, वीडियो पॉज करो। तो जब आप वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन करा होगा तो इसमें एक चीज़ सोचने वाली होगी कि आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इसमें एक ब्लंडर करते हैं बच्चे, जब मैंने पहली बार सवाल करा होगा तो मुझसे भी हुआ होगा। देखो डायग्राम देखते हैं पहले इसका, ये ट्रैफिक लाइट है, ठीक, और भैया ये कोई व्हीकल है, ठीक है, जो 400 मीटर की डिस्टेंस पे है। इसकी स्पीड दे रखी है इनिशियल स्पीड होगी इसकी 54/18 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर पर आ रहे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसने रिटार्डेशन दे रखा है, ये वाला दे रखा है ना 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल ये है कि कितनी देर में रुकेगा, पहले ये चेक करना है। ठीक है, अब हमें तो लग रहा है कि रिटार्डेशन 1 मिनट तक लग रहा है, 1 मिनट तक। भैया जरूरी नहीं होता, जैसे आप ये डेली लाइफ में फील करते होंगे कि जैसे आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगा के रुके, और हो सकता है आपका ब्रेक पे पैर भी लग रहा हो, रिटार्डेशन आप दे ही रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ सबसे जो ब्लेंडर होता है वो ये होता है कि आप टोटल इस 1 मिनट में पता कर लेते हो कहाँ तक जाएगी गाड़ी।
हो सकता है 1 मिनट से पहले ही रुक जाए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, 1 मिनट 60 सेकंड तो चेक करते हैं कितनी देर में रुकेगी ये गाड़ी। तो मान लो v = 0 है ना, रिटार्डेशन तुम्हें दे रखा है पीछे की तरफ, तो v = u - at 0 15 a कितना है 0.3 t, ये 10 आ गया। यहाँ से t = आ जाएगा बच्चों 15 × 10/3, ये 50 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 50 सेकेंड में ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो 50 सेकंड में यहाँ गाड़ी रुक जाएगी ये लोकोमोटिव, और बस रुकी रहेगी। ट्रैफिक लाइट है तो आगे तो जा नहीं सकता और पीछे जाना नहीं है इसको, ठीक है, तो यहीं रुक जाएगा। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो मैं इसे x मान लेता हूँ, ठीक है, इसको ओरिजिन मान लिया हमने। तो x = ut - ½ at², ठीक है। u कितना है बच्चों, इनिशियल स्पीड कितनी थी 15, टाइम कितना है 50 -½ एक्सेलेरेशन 3/10 0.3 है, और 50 × 50, देखो भैया ये 0 हट गई और ये हो गया 25, ठीक है। 15 5 जा 75, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15, अरे ये 15 × 25, 15 × 25 कितना हो गया, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। $375, ठीक है, 750 375, ठीक है, ये कितना हो गया अब 750 - 375, 10 में से 5 गया 5 7 और 375, ठीक है। तो ये 375 100 यहाँ से डिस्टेंस हुई है 375 मीटर, ठीक है। और भैया ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर, उसने तो लाइट से पूछा है ना कि ये जो ट्रैफिक लाइट है उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लोकोमोटिव रिलेटिव टू द ट्रैफिक लाइट। तो अगर ये 375 है तो ये 25 मीटर, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर होगा 25 मीटर कि यहाँ से इतनी दूर होगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 1 सेकंड 1 मिनट में, बिगनर हमेशा ये गलती करेगा कि 1 मिनट में पता कर लेगा कहाँ तक गया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी उससे पहले रुक चुकी है, वो ब्रेक पे पैर रखे हैं उसने या होल्ड कर रखा है ब्रेक को, बस ऐसा कुछ है, ठीक है बच्चों। अब तो थोड़ा ये एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं। अब इसमें आपके दिमाग में ये भी सवाल चल सकता है कि सर जब रिटार्डेशन है तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने ये भी करे हैं कि लगातार, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक t = 0 से ओरिजिन से गुजर रहा है, उस पर लगातार पीछे की तरफ रिटार्डेशन है, तो सर ये रुक के पीछे भी तो जा सकता है। लेकिन ये डेली लाइफ के क्वेश्चन, अब ये ट्रैफिक पे है, आपको सिचुएशन दी तो ऑब्वियसली गाड़ी वहीं खड़ी होगी, ठीक है। ब्रेक लगाएं तो ब्रेक से पीछे नहीं जाती गाड़ी, है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, a helicopter takes off along the vertical with acceleration a = 3 m/s² and 0 initial velocity. In certain time t1, the pilot switch off the engine. At the point of takeoff, the sound dies away in a time t2 30 seconds. Determine the velocity of helicopter at the moment when its engine is switched off. Assuming that velocity c 320 m/s. करिए भैया इस सवाल को, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन करिए अपनी तरफ से और ट्राई करिए। हाँ, इसमें एक मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी, साउंड डाइज अवे। कुछ मेरे जैसे बच्चे होंगे हिंदी मीडियम के, मतलब जब जैसे इंजन बंद हुआ तो उसकी साउंड बनेगी ना, वो साउंड आएगी, उसके बाद इंजन बंद होने की साउंड होगी एकदम साउंड, मतलब पहले हेलीकॉप्टर चला अचानक बंद हुई तो वो साउंड आखिरी पहुंचेगी उस ऑब्जर्वर के पास जो ग्राउंड पे है, उसके बाद तो फिर आनी ही नहीं उससे आवाज़, ठीक है, फिर तो गिरने की आवाज़ आनी है। तो इसका मतलब वो आखिरी साउंड जब इंजन चल रहा था वो जमीन तक पहुंच रही है टोटल 30 सेकंड में, है ना। अब सोचिए भैया, शुरू करें सवाल। देखो जैसे हेलीकॉप्टर है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है बच्चों, और कैलकुलेशन मदद करोगे तुम मेरी। ये हेलीकॉप्टर है और एक्सेलेरेशन 3 m/s से। अच्छा, यहाँ आपको एक बेसिक बात दिला दूँ याद कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी होती है वो एक्टिव ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती, वो पैसिव ऑब्जेक्ट पे लगती है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, डस्टर, स्टोन, पत्थर, बॉल,
है ना, फुटबॉल, उन पे लगती है। हेलीकॉप्टर वगैरह जब तक इनके इंजन चल रहे हैं, हाइड्रोजन बलून, रॉकेट, इन सब पे ये इक्वेशन नहीं लगती। तो देखो ये यहाँ से चला एक्सेलेरेशन ए से, तो इसका मतलब ग्रेविटी से कोई लेने देना नहीं इसका भी। कितने एक्सेलेरेशन से? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और भैया ये यहाँ तक चलता रहा और तो मान लो ये h डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने यहाँ तक, ठीक है, और t इक्वल टू 0 से चला था और टाइम t1 पे यहाँ पहुँचा था, ठीक। तो यहाँ इसकी स्पीड कितनी होगी बच्चों? v1 इक्वल टू a t1 होगी, स्पीड जो होगी वो पूछी जा रही है। और टोटल टाइम जैसे यहाँ से यहाँ गया और फिर साउंड जो आएगी वो इधर से आएगी ऊपर से, ठीक है, वो टोटल टाइम दे रखा है आपको। तो देखो बेटा टोटल टाइम, पहले हम h की वैल्यू पता कर लेते तो h इक्वल टू है हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, हाफ a t1 स्क्वायर। यहाँ तक जाने का टाइम, इनिशियल स्पीड 0 मान रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर चलना शुरू किया। अब तुम सोचो टोटल टाइम जो है वो t1 प्लस यहाँ से यहाँ तक आने का है साउंड जो ट्रैवल करेगी, ठीक है, टोटल टाइम है 30। और भैया जिसे हमने t2 कहा है ना 30 सेकेंड, और t1 कौन सा टाइम है? t1 ही है ये। t2 ये साउंड का टाइम कौन सा है? डिस्टेंस है h, है ना भाई। टाइम कितना होता है? साउंड चलेगी अपनी, उसकी एक स्पीड दे रखी है हमें, तो साउंड की स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब h अपॉन स्पीड, ठीक है बच्चा, ऐसे लिखा। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे h की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 30 इक्वल टू t1 प्लस h हाफ a t1 स्क्वायर बाय v, मानते हो बच्चा? हाफ a t1 स्क्वायर बाय v। अब भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, तो क्या हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको? हाफ a t स्क्वायर बाय v, तो देखो ये हो जाएगा 30, है ना, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है हमें 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर ले इसको। ये हो जाएगा 2v इंटू t1 प्लस a t1 स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है। अब देखो भैया ये हो जाएगा 60v 2v t1 प्लस a t1 स्क्वायर, a t1 स्क्वायर प्लस 2v t1 प्लस 60v इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो t1 की वैल्यू बच्चों, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी श्रीधराचार्य मेथड, जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। वो क्या होता है भैया? a स्क्वायर प्लस बी, a मतलब माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो t1 की वैल्यू होगी माइनस 2v प्लस माइनस, माइनस को डिस्कार्ड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर, है ना। देखो बच्चों माइनस 4ac, तो 4a इंटू 60v अपॉन 2a, ठीक है बच्चों। अब इन सब की वैल्यू रखनी शुरू करनी है हमें, कैलकुलेशन में मदद करोगे आप। देखो क्या करें, v कितना है 320, ठीक है, प्लस यहाँ देखो यहाँ से 2 बाहर आ रहा है, v हो जाएगा 320 इंटू 320 माइनस ये 4 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, और a हो गया 360 इंटू 320, समझ रहे बच्चों, और 2 इंटू a की वैल्यू 3। अब देखो बच्चों यहाँ से आप जो ये है ना 2 कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया माइनस 320 प्लस, ऐसे लिख लिया 320 का स्क्वायर। तो भैया कैलकुलेटर उठा लें हम, 320 का स्क्वायर इंटू 320, ये आ गया बच्चों 102,400 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 60 इंटू 320, 3 इंटू 60 इंटू 3, ये हो गया 57600, ठीक है, अपॉन 3, ऐसे लिख दिया। देखो भैया अब इसमें से घटाते हैं हम इनिशियल वैल्यू 10
240, ये आ गया बच्चों -320 प्लस 14,800 44,800 अपॉन 3। अब एक बार इसका रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 44,800 ये आ जाएगा एक बार फिर चेक कर लेते हैं। b² - 4ac। अच्छा यहाँ ना हमने एक गलती कर रखी है, ये माइनस है, ठीक है। तो b² - 4ac ये प्लस आएगा बच्चों, ये दोनों वैल्यू जुड़ेंगी। तो एक मिनट करेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा करा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मुझे डाटा थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। ऐसे प्लस इन दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं। 10,240 10,240 प्लस 57,600, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा रूट के अंदर बच्चों प्लस रूट के अंदर आ गया 4 0 आ जाएंगे, ठीक है ऐसे। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब इस थोड़ा सा ऊपर जाते हैं क्वेश्चन को लेके। -320 प्लस देखो यहाँ 2 0 आ जाएंगे और 4 400 अपॉन 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों 80/3। तो ये टाइम आ गया t1, ठीक। अब ये टाइम t1 आ गया, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये कैलकुलेशन देख सकते हो आप बच्चों। हमसे पूछा जा रहा है कि भैया ये वेलोसिटी कितनी होगी हेलीकॉप्टर की, तो वेलोसिटी कितनी है at1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, सोचो यहाँ से a कितना है हमारा 3 है, टाइम कितना है 80/3, तो ये आ जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में यहाँ एरर थी। तो इतना क्वेश्चन समझ में आया। तो इंटरेस्टिंग सवाल है, समझो और कैलकुलेशन सही से करो, इस तरह गड़बड़ नहीं करनी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था ये, चौथा। A point mass start moving in a straight line with a constant acceleration a at a time t1. After the beginning of motion, the acceleration change sign remaining the same in magnitude. Determine the time from which beginning of motion in which point mass return to the initial position. करिए भैया, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर मैं भी कोशिश करता हूँ अगर आपने ट्राई कर लिया तो। देखो मान लो एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है t = 0 पे, ठीक है, और एक्सेलेरेशन a से चलता है, ठीक। यहाँ तक टाइम t1 हो गया। ये पोजीशन कितनी हो गई ½ a t1²। बात है बच्चों, ½ a t1²। इतनी डिस्टेंस चला होगा, कैसे सर, x = ut + ½ a t² से ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ इसकी स्पीड हो गई v1, ठीक है। अब इसने ये एक्सेलेरेशन पहले इस डायरेक्शन में था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब रिटार्डेशन हो गया। मुझे बताओ, अगर हम कई बार पढ़ चुके हैं बात, जस्ट पहला जो क्वेश्चन था इसका वही वाली बात यूज हो रही है। पहले पार्टिकल एक्सेलेरेट हो रहा था, अब रिटार्ड हो रहा है। तो इसको यहाँ तक आने में टाइम पूछ रहा है, तो पहले ये रुकेगा और उतने ही टाइम में रुकेगा जितनी देर में चल चुका है। तो इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी ये रुकेगा फिर उतने ही टाइम में, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2t1 और उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो बच्चों, क्योंकि जब आप क्रूड आउट कर रहे हो उससे पहले बेसिक क्वेश्चन कर चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेट हो रहा है किसी इंटरवल में, तो रिटार्ड भी उतनी ही देर में, उतनी रिटार्डेशन से अगर उसे रोका जाए तो सेम डिस्टेंस में और सेम टाइम में रुकेगा। आप एक बॉल को ऊपर फेंक दो तो पहले रिटार्ड हो रही है उतने टाइम में वो उतनी डिस्टेंस करके नीचे आ रही है, या बॉल को ऊपर से गिरा दो इलास्टिक कोलिजन करके, वो सेम टाइम में उतनी हाइट तक जाएगी, ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो सेम ये पता लग गया। अब यहाँ के ये रेस्ट में आ जाएगा, रुकेगा एक बार, ये टर्निंग पॉइंट है, और अब ये इधर चलेगा। उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 2x1, एक्सेलेरेशन हमें उसका पता है, तो ये टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने देख लिया यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 फिर t1, अब कितना टाइम लगेगा, तो हम सेकंड इक्वेशन फिर लगा लेते हैं। 2x1 टोटल डिस्टेंस है, पार्टिकल रेस्ट से चला है, ½ a t², कितना हो जाएगा बच्चे ये 4x1/a t², 4/a
x1 कितना है, हाफ ए t1 स्क्वायर, ठीक, a से कट गया 2, तो t आ जाएगा t1√2, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, यहाँ से यहाँ तक आने का, यहाँ से यहाँ तक टाइम t1, फिर आगे भी टाइम t1, तो टोटल टाइम कितना होगा t1, तो ये, फिर यहाँ से यहाँ तक रुकने का टाइम t1 उतना ही, प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है t1√2, ठीक है। तो 2t1 प्लस t1√2, t1 आएगा 2 प्लस √2, ये टोटल टाइम आ गया, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या था वो भी जरूर बताना। अब देखिए इससे अगला सवाल, टू बॉडीज मूव इन स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स ईच अदर विद इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2 and with constant acceleration a1 and a2 directed against the corresponding velocity at the initial instant. What must be the maximum initial separation Lmax between the bodies for which they meet during the motion? अच्छा, इन क्वेश्चंस की PDF आपको चाहिए हो डायरेक्ट तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ये जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है सारे, इसकी जो सारी PDF होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी करिए भैया, बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है ये, सोचो कैसे होना चाहिए सवाल, अगर आपने ट्राई करा हो। अब इसके कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका सिखाऊंगा आज मैं, ठीक है। जैसे ये 2 पॉइंट है ए और बी, जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को एस्केप कर सकते हैं, जो 11th 12th और ड्रॉपर्स हैं वो देखो इस सवाल को। ये ऑब्जेक्टिव बन के मिल सकते हैं, तो ऐसे सवाल है ये, ऐसे ये उस अब से 100-150 साल पहले की किताब है, तो उस जमाने में ये बढ़िया सब्जेक्टिव था। आज के ज़माने में तो ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव की तरह मिलता है, जर्सन रीजन में मिल जाता है। ऐसी और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ऐसा ही। अब जैसे ए और बी के बीच में ये ए चलता है, देखो क्या लिखा है, टू बॉडीज मूव इन स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर विद इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड v2। देखो ये v1 से चला, ये v2 से चला, ठीक है, विद कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन a1 एंड a2 डायरेक्टेड अगेंस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। जो भी इनकी वेलोसिटी है ना उसके अगेंस्ट एक्सेलेरेशन है, तो ऐसे, ठीक है बच्चों, अपोजिट में, और ये आ रहे हैं ऐसे, तो ऐसा हो सकता है ना कि रुक जाएं, हो सकता है ये पास आ जाएं, है ना, हो सकता है क्रॉस कर जाएं। तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है इनके बीच में कि ये कोलिजन करें, दे मीट ड्यूरिंग द कोलिजन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस होने के लिए, तो जैसे मैं ऐसा सोचने की कोशिश करता हूँ कि भैया ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस L है, तो L इस तरीके से होनी चाहिए कि ये x है, तो ये L माइनस एक्स चले, है नहीं बात, ये x L माइनस एक्स चले, तो ये यहाँ मीट कर गए अगर दोनों A B, तो ये मतलब A और B यहाँ आ गए तो मीट कर गए, समझाए बात। तो L मैक्स का मतलब है, अब देखते हैं भैया कैसे सॉल्व करें, मैक्सिमम वर्ड क्यों लिखा है इसने। तो मैं ये मान लो t इक्वल टू 0 पे चलते हैं दोनों, तो किसी टाइम पे पहुंचेंगे ना ये, तो मान लो ये टाइम t पे पहुंचे यहाँ दोनों, तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x इक्वल टू v1t, अच्छा रिटार्डेशन इस पे, तो माइनस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले के लिए ये इधर चला, इस पे भी रिटार्डेशन है, लेकिन चलेगा कितना, ये L माइनस एक्स, ये तो A के लिए और ये B के लिए, v2t माइनस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। देखो भैया बाय फर्स्ट x की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, हमने तो टक्कर मान ली कि हो गई टक्कर, ये क्रॉस कर रहे हैं इस जगह, ठीक है, तो इसका मतलब वही लिखा है ना, मीट ड्यूरिंग द कोलिजन। तो भैया x प्लस v2t माइनस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, x की वैल्यू v1t माइनस हाफ a t स्क्वायर प्लस v2t माइनस हाफ a t स्क्वायर, ऐसे लिखा। अब देखो L इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू t, ठीक है, माइनस हाफ a, ऐसे लिखेंगे। अच्छा इनके एक्सेलेरेशन ना a1 a2 है बच्चों, थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया मैंने, a1 a2, ठीक है, तो a1 a2 तो ये हो जाएगा माइनस हाफ a1 प्लस a2 t स्क्वायर, ये आपकी डिस्टेंस आ गई L, और ये तो टाइम डिपेंडेंट है, तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो जब भी किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम पता करना हो, मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम L dl बाई dt क्या करेंगे बच्चा आप,
0, करो इसको डिफ्रेंशिएट। तो जब इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा। तो v1 प्लस v2 माइनस हाफ a1 प्लस a2 2t इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t कितना आ गया बच्चों, देखना जरा, 2 से 2 कट गया, तो v1 प्लस v2 अपॉन a1 प्लस a2। तो देखो एक सवाल तो ये भी तैयार हो गया इसमें कि कब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ठीक है, कब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ये टाइम आ गया। ये भी पूछ सकता है आपसे। अब इस t की वैल्यू ऊपर रखो, इसमें यहाँ रख देते हैं। तो L इक्वल टू v1 प्लस v2, t की जगह v1 प्लस v2 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस हाफ a1 प्लस a2, और t की जगह v1 प्लस v2 अपॉन a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखना बच्चों, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर हो गया ये, अपॉन a1 प्लस a2 कॉमन ले लो। यहाँ से a1 प्लस a2 का एक स्क्वायर कट जाएगा तो ये कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1/2, पूरा ही एक्सप्रेशन से कॉमन आएगा। और ये 1 माइनस 1/2 1/2, तो 1/2 v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, ये आंसर है बच्चों। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है रिलेटिव वेलोसिटी का, जो क्रोटो में दे रखा है आंसर में कि आप रिलेटिव वेलोसिटी से सोच सकते हैं। तो वो हम कभी दूसरे कंसेप्ट में तो भी किसी दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, काफ़ी बड़ी क्लास हो चुकी है ये। तो ये 5 सवाल हैं, आपके क्या राय रही, आपको क्या समझ में आया इन क्वेश्चन में, क्या स्ट्रेंथ थी, जो जो चीज़ें मैंने आपको कही वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे जैसे इन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स आता है वैसे वैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा इन क्वेश्चन की सीरीज़ को। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी PDF के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने नंबर दे दिया इस पर। ठीक है, PDF मिल जाएगी आपको इसकी। बाय बच्चों, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।